अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो केस के 11 मुजरिमों की क़ब्ल वक्त रिहाई को चैलेंज करने वाली अर्जियों की समाअत के लिए एक नई बेंच तश्कील देने पर इत्तेफाक किया। इन अर्जियों में इस मामले के 11 कसूरवारों को रिहा करने के गुजरात हुकूमत के हुक्म को मनसूख करने का मुतालबा किया गया। इससे पहले दिसंबर 2022 में CJI नई बेंच की तश्कील की बार बार अपीलों पर नाराज हो गए थे। उन्होंने कहा था कि इस मामले में जल्द कोई समाअत नहीं होगी, परेशान ना हो। ख्याल है कि 2002 के गोधरा कत्लेआम के दौरान बिल्किस बानो और उसके खानदान के अफराद की असमदरी और कत्ल के मुजरिमों को गुज़िश्ता 15 अगस्त को क़ब्ल वक्त रिहाई दी गई थी, जिस पर मुल्क के ज़ी शऊर तबके ने सख्त बरहमी का इजहार किया था। ताहम बिल्किस बानो ने मुजरिमों की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। नई दिल्ली में 19 घंटे बाद 4 शुबे को फिर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 2.7 मापी गई। शाम करीब 5:20 पर झटके महसूस किए गए। इससे पहले भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मंगल की देर रात 10:20 पर ज़लज़ले के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इनकी शिद्दत 6.6 मापी गई थी। ज़लज़ले का मरकज़ अफगानिस्तान के फैज़ाबाद से 133 किलोमीटर, ज़मीन से 156 किलोमीटर की गहराई में था। पाकिस्तान में 9 लोगों की इससे मौत हो गई है, वहीं 302 लोग जख्मी हुए हैं। अफगानिस्तान में भी 2 लोगों की जान चली गई। भारत में इसका असर दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर में देखने को मिला। इससे लोगों में अफरा तफरी देखी गई। लोग घबराकर जान बचाने के लिए घरों से बाहर आ गए। दिल्ली, NCR, गाजियाबाद के कई इलाकों में लोगों ने पूरी रात घर से बाहर गुजारी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने साल 2030 में मुल्क में 6G खिदमात के लिए इंडिया 6G विजन दस्तावेज जारी करते हुए मुल्क में टेलीकॉम के शोबे में हो रहे काम का जिक्र करते हुए कहा कि मुल्क दुनिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम टेक्नोलॉजी एक्सपोर्टर बनने की तरफ बढ़ रहा है। मोदी ने दिल्ली में विज्ञान भवन में मुनक़िदा एक तकरीब में इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन के इलाकाई दफ्तर और इख्तिराई मरकज़ के इफ्तिताह के साथ साथ इंडिया 6G विजन दस्तावेज जारी किया। इसके साथ साथ 6G टेस्ट बेड प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया और कॉल बेफडिग ऐप की नकाब कुशाई की गई। इसके बाद मोदी ने इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि ये दहाई हिंदुस्तान के लिए टेक एड है। हिंदुस्तान का टेलीकॉम और डिजिटल मॉडल हमवार, महफूज, शफाफ होने के साथ साथ आजमाइशी और काबिल इत्तेमाद भी है। आज 6G टेस्ट बेड को भी लॉन्च किया गया है। इस टेक्नोलॉजी से जुड़े हमारे विजन डॉक्यूमेंट को अनवील किया गया है।
5G रोल आउट के 6 महीने बाद ही आज हम 6G की बात कर रहे हैं। और ये भारत का कॉन्फिडेंस दिखाता है। आज हमने अपना विजन डॉक्यूमेंट भी सामने रखा है। ये अगले कुछ वर्षों में 6G रोल आउट करने का बड़ा आधार बनेगा। मुझे खुशी है कि नववर्ष के पहले दिन टेलीकॉम, आईसीटी और इससे जुड़े इनोवेशन को लेकर एक बहुत बड़ी शुरुआत भारत में हो रही है। आज यहां इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU के एरिया ऑफिस और सिर्फ एरिया ऑफिस नहीं, एरिया ऑफिस और इनोवेशन सेंटर की स्थापना हुई है। इसके साथ साथ आज 6G टेस्ट बेड को भी लॉन्च किया गया है। इस टेक्नोलॉजी से जुड़े हमारे विजन डॉक्यूमेंट को अनवेल किया गया है। ये डिजिटल इंडिया को नई ऊर्जा देने के साथ ही साउथ एशिया के लिए, ग्लोबल साउथ के लिए नए समाधान, नए इनोवेशन लेकर आएगा। खासकर हमारे एकेडेमिया, हमारे इनोवेटर्स, स्टार्टअप्स, हमारी इंडस्ट्री के लिए इससे आज 6G टेस्ट बेड को भी लॉन्च किया गया है। इस टेक्नोलॉजी से जुड़े हमारे विजन डॉक्यूमेंट को अनवेल किया गया है। 5G रोल आउट के 6 महीने बाद ही आज हम 6G की बात कर रहे हैं। और ये भारत का कॉन्फिडेंस दिखाता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 4 शुम्बे को कोविड से मुताल्लिक हालात और उसकी तैयारियों को लेकर हाई लेवल मीटिंग की। मीटिंग में वज़ीर सेहत मनसुख मांडविया समेत कई वजारत सेहत के अहदेदार शामिल रहे। भारत में मंगल के रोज कोरोना के 1134 नए मामले सामने आए, जबकि 5 लोगों की मौत हो गई। 662 मरीज ठीक हुए, वहीं एक्टिव केस की तादाद बढ़कर 7026 हो गई। उधर मुल्क में अब तक कोविड वैक्सीन के 220 करोड़ 65 लाख डोजेस दिए जा चुके हैं। मुल्क में कोरोना का पहला केस 28 फरवरी 2020 को मिला था। तब से अब तक मुल्क में 4 करोड़ 46 लाख से ज्यादा केसेस सामने आ चुके हैं। 5 लाख से ज्यादा मुतासरीन की मौत हो चुकी है। कोविड मामलों में अचानक बढ़ोतरी के साथ साथ H3N2 वायरस के मामलों में भी इजाफा हुआ है, जो तशवीश बढ़ाने वाला है। इन्फ्लुएंजा H3N2 से मुल्क में अब तक 10 से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं। राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने 4 शुम्बे के रोज 106 लोगों को पद्मा अवार्ड से एजाज बख्शा। सदर जमहूरिया ने पहला अवार्ड आर्किटेक्ट बालकृष्णन दोषी को दिया। उनकी बेटी ने अपने वालिद को मिला पद्म विभूषण सम्मान हासिल किया। इसके बाद बिजनेसमैन कुमारम मंगलम बिरला को कारोबार और इंडस्ट्री के शोबे में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए पद्म भूषण से नवाजा गया।
श्री कुमार मंगलम बिरला। दिल्ली के वज़ीर खजाना कैलाश गहलोत ने अपना पहला बजट पेश करते हुए दिल्ली के लिए 78,800 करोड़ का बजट पेश किया। वज़ीर खजाना कैलाश गहलोत ने कहा कि साल 2022-23 में रिवाइज एस्टिमेट्स 76,800 करोड़ के मुकाबले 72,500 करोड़ था। इस साल यानी माली साल 2023-24 के लिए 78,800 करोड़ का बजट पेश किया जा रहा है, जो कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले 8.69% ज़्यादा है। अध्यक्ष, सभी को पता है, इस सदन को के सभी सदस्यों को भी पता है कि हमारी सरकार के सत्ता में आने से पहले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का टोटल एक्सपेंडिचर 2014-15 का 30,940 करोड़ रुपए था। हमारी सरकार ने जून 2015 में 41,129 करोड़ रुपए के अनुमानित बजट के साथ अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया था। अत्यंत हर्ष के साथ मैं वर्ष 2023-24 के लिए 78,800 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित कर रहा हूं। तो अध्यक्ष जी, 2015 में 41,129 करोड़ रुपए का जो बजट था, वो आज 2023-24 में 78,800 करोड़ रुपए का बजट हम आज प्रस्तुत कर रहे हैं। 2014-15 के मुकाबले में अगर इसको कंपेयर करें तो उसकी तुलना में 2.5 गुना से अधिक, और वर्ष अगर 22-23 के रिवाइज एस्टिमेट से अगर तुलना करें तो 8.69% अधिक ये 2023-24 का बजट है। गौरतलब है कि 2023-24 के लिए 78,800 करोड़ रुपए के बजट, इसमें अध्यक्ष जी थोड़ा आप जो जितना ये 78,800 है इसका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ताकि सदन के सभी सदस्यों के लिए इंफॉर्मेशन के लिए 78,800 करोड़ रुपए के बजट अनुमान में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के तहत 56,983 करोड़ रुपए और कैपिटल एक्सपेंडिचर के तहत 21,817 करोड़ रुपए का परिव्यय शामिल है। कुल बजट के हिस्से के रूप में कैपिटल एक्सपेंडिचर का हिस्सा भी इस साल के बजट में बढ़कर 27.68% हो गया है। 21,817 करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर 2014-15 में 7,430 करोड़ रुपए के कैपिटल आउटले का लगभग 3 गुना है। 78,800 करोड़ रुपए के बजट में 35,000। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने मजहब के नाम पर सियासत को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। गहलोत ने कहा कि हमारे खिलाफ वाले लोग बहुत सी बातें करते हैं, मैं उन पर जाना नहीं चाहूँगा। बताइए, हम लोग तो जैसे हिंदू है ही नहीं। मैं हिंदू नहीं हूँ क्या आपको क्या लगता है? ये क्या है? यहाँ पर ये बैठे हुए हिंदू हैं कि मुसलमान हैं? आप बताइए। ये हिंदू मुस्लिम की सियासत करके हमें इंतखाबात हरवाते हैं। गहलोत 4 मई को जयपुर के दुर्गापुरा में वाक़ स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मैनेजमेंट के अहाते में एक तकरीब से खिताब कर रहे थे।
ही हमारे खिलाफ वाले लोग बहुत करते हैं। मैं उन बातों को नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि हमें तो ये, हम लोग हिंदू है ही नहीं, हम हिंदू नहीं हो गया। आपको क्या लगता है ये क्या है, हिंदू है कि मुसलमान बैठे हुए हैं? अब बताइए, हिंदू मुस्लिम राजनीति करके हमें चुनाव हटाते हैं, कब तक करते जाएंगे? महंगाई बहुत भयंकर है, बेरोजगारी बहुत भयंकर है, तनाव बहुत भयंकर है, देश के अंदर हिंसा हो रही है, यूपी से लगा, गरीब अमीर की खाई बढ़ती जा रही है। बताइए, एक पूरी देश की पूंजी जो है वो गिने चुने लोगों के हाथ में आ गई है। हम चाहते हैं गरीबी हटे, ऊपर बड़े परिवार, प्रतिनिधि आय बढ़े। हम लोगों ने कोई विभागने नहीं है, मैंने दिए एक्शन के अंदर, क्योंकि 5 साल पहले जो सरकार थी उससे अभी भी राज्य में फर्क आ गया, प्रतिनिधि आय बढ़ रही है राजस्थान के अंदर। हम कोशिश करते हैं कि राजस्थान बहुत तेजी आगे बढ़े, पर ये जो मैं बदनाम क्यों करते हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि ये समझ परे हैं। गौशाला पिछली बार मेरे दूसरी बार मुख्यमंत्री था तो पहली बार देश के अंदर आपको गांव का मैंने अलग थोड़ा निर्देशालय बनाया, फिर जगह बदली तो खाली विभाग बदल दिया उनका नाम, ठीक है ना, विभाग कर दिया नाम उसका, खाली नाम बदला, काम नहीं बदला, क्योंकि हमने उस वक्त शुरुआत करी थी कि गौशाला को अनुदान देने की बात करी थी पहली बार देश के अंदर, और साथ में डाइटेड खोल दिया। आपको जाने खुशी होगी, उन्होंने 5 साल में सिर्फ 143 करोड़ रुपए दिए गौशालाओं को, और हमने इन 4 साल में 2313 करोड़ दिए, और अब हमने 12 महीने कर दिए उनके लिए। हम काम जो विसर्जन है या जो नंदी है उन सबके कहने का मतलब है ये राजनीति धर्म के नाम पे करना उचित नहीं है। उससे जातियों में भी, बिरादरियों में भी धर्म के नाम पर कटना बढ़ती है। देश दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ पोस्टर लगाने के मामले में पुलिस ने 36 एफआईआर दर्ज की हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 100 में से बाकी एफआईआर दूसरे पोस्टर्स को लेकर दर्ज की गई हैं। सभी केसेस प्रिंटिंग प्रेस एक्ट और प्रॉपर्टी डिफेसमेंट एक्ट के तहत दर्ज किए गए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के ऑफिस से निकलते हुए एक वैन से भी पोस्टर जब्त किए गए। इस केस में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक दिल्ली के कुछ हिस्सों में भी मोदी हटाओ देश बचाओ नारे वाले पोस्टर्स लगे थे। इन पोस्टरों में प्रिंटिंग प्रेस का ब्यौरा नहीं था। आईटी स्टेट पुलिस स्टेशन के एक कांस्टेबल ने पप्पू मेहता नाम के एक शख्स को पोस्टर लगाते हुए पकड़ा था। पप्पू के पास 38 बंडल पोस्टर मिले थे। इधर आम आदमी पार्टी ने पुलिस कार्रवाई को तानाशाही बताया। जहां अरविंद केजरीवाल ने इस कार्रवाई को मज़ाक़-ए-ख़ैज़ बताया, वहीं पार्टी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर लिखा कि मोदी सरकार की तानाशाही अपनी इंतहा पर पहुंच चुकी है। पोस्टर में ऐसा क्या काबिल एतराज है जो इसे लगाने पर मोदी जी ने 100 एफआईआर करा दी है? करवा लीजिए। कल से जंतर मंतर पे मोदी हटाओ देश बचाओ का नारा गूंजेगा और ये पूरे देश में जाएगा। आपको जितनी एफआईआर करानी है, जितने आपके मुकदमे करने हैं, जितनी गिरफ्तारी करना है, आप करवा लीजिए। लेकिन अब देश आपकी तानाशाही को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। अब सारी हदें पार हो चुकी हैं। अब कोई उम्मीद नहीं बची है कि आप सुधार करेंगे। कुछ घटनाएं होती हैं, लोगों को लगता है सारे एक्सीडेंटल हो गई, चलो भूल चूक में हो गई, आगे ठीक हो जाएंगी। लेकिन अब सिलसिलेवार तरीके से जिस तरह से सभी संस्थाओं पर चौतरफा हमला हो रहा है, उन्हें खत्म करने की कोशिश हो रही है। लोगों के मन में दहशत पैदा करने की कोशिश हो रही है। जो बोलेगा वो जेल जाएगा। ऐसे में अब देश के सामने एक ही समाधान है कि अगर स्वतंत्रता सेनानियों की विरासत को बचाना है, देश के संविधान को बचाना है, देश के लोकतंत्र को बचाना है, देश की संस्थाओं को बचाना है, देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाना है, तो एक ही रास्ता है, मोदी हटाओ देश बचाओ। और इसी नारे के साथ कल आम आदमी पार्टी अपने अभियान की शुरुआत करेगी और जो मिशन 2024 तक जाएगा। जंतर मंतर पर मोदी हटाओ देश बचाओ आपकी सभा है दिल्ली में, तो क्या दिल्ली पुलिस ने उस पोस्टर पे एफआईआर कर दी?
पर तो मोदी जी इतने डरे हुए क्यों हैं, इतने इनसिक्योर क्यों है यार? ये तो नॉर्मल सा पोस्टर है, कोई लगा ले, जनतंत्र के अंदर कोई लगा ले। इतने डरा हुआ प्रधानमंत्री, इतना इनसिक्योर प्रधानमंत्री, जिसको मर्जी, मुझे लगता है सुबह उठ के सोचते हैं कि आज बस किस किस को जेल में डालना है, इसको जेल में डाल दो, इसको जेल में डाल दो, इसको जेल में डाल दो। अगर देश के प्रधानमंत्री कांग्रेस ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और उनकी हुकूमत को अडानी मामले में खामोशी तोड़नी चाहिए और अपोजिशन के मुतालबे को कबूल करते हुए एक जॉइंट पार्लिमानी कमेटी कायम करके इस मामले की तहकीकात करानी चाहिए। कांग्रेस के मीडिया इंचार्ज जयराम रमेश ने आज कहा कि यहाँ कुछ दिनों से कहा जा रहा है कि कांग्रेस को जेपीसी का मुतालबा वापस ले लेना चाहिए। 3-4 दिनों से कहा जा रहा है कि अगर अपोजिशन जेपीसी का मुतालबा वापस ले लेती है तो बीजेपी राहुल गांधी से माफी मांगने का मुतालबा वापस ले लेगी। सवाल सुप्रीम कोर्ट की समिति द्वारा नहीं किया जा सकता, वो सोचेंगे भी नहीं, उनको हिम्मत भी नहीं होगी इन सवालों पर विचार करने के लिए। ये सिर्फ जेपीसी में ही उठाया जा सकता है। जेपीसी में बीजेपी के अध्यक्ष होंगे, बहुमत बीजेपी की होगी, पर उसके बावजूद विपक्ष को एक मौका मिलेगा इन सवालों को उठाने के लिए, जवाब आगे सरकार की ओर से, और ये सब रिकॉर्ड में जाएगा। ये जो प्रयास किया जा रहा है पिछले 3-4 दिनों से कि एक फॉर्मूला ढूंढा जाए, एक बीच का रास्ता ढूंढा जाए, एक मिडिल पाथ ढूंढा जाए कि विपक्ष जेपीसी की मांग वापस ले ले तो बीजेपी राहुल गांधी जी की माफी की मांग वापस ले लेंगे। ये हमारे लिए बिल्कुल हम मंजूर नहीं है। इन दोनों के बीच में कोई ताल्लुकात नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। एक हकीकत है जो सवाल हम पूछ रहे। कांग्रेस के कौमी तर्जुमान गौरव वल्लभ ने आज रूस से तेल खरीदी पर मरकज की बीजेपी हुकूमत को घेरा। एआईसीसी हेडक्वार्टर्स पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए गौरव वल्लभ ने वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से सवाल किया कि रूस से कितना कच्चा तेल भारत में आया, ये कच्चा तेल किस भाव में खरीदा गया, ये तेल किन रिफाइनरीज को मिला। उन्होंने कहा कि सरकारी आंकड़े बताते हैं कि अवामी शोबे की रिफाइनरीज को सिर्फ $2 फी बैरल का फायदा हुआ। बिना अपना जेट लेके वो निकल गए और लोगों को ले आए और कच्चा तेल भी ले आए साथ में। तो वो बताएं कि वो 3/4 कौन कौन लोग हैं जिनको रूस से कच्चा तेल मिला और उनको किस भाव में मिला, क्योंकि ऐसी भी जानकारी है कि भारत सरकार की जो रिफाइनरीज है उसका भाव और उनको जिस भाव में मिला उसमें काफी बड़ा अंतर है, क्योंकि भारत सरकार के मंत्रियों ने समय समय पर अपने स्टेटमेंट्स दिए। तेल के मंत्री ने नहीं दिया क्योंकि वो तेल के बारे में नहीं बोलते, बाकी सब उनका पास ज्ञान है। वो ऐसा स्टेटमेंट दिया कि $45 प्रति बैरल पे रूस से कच्चा तेल मिला, जबकि आज भी भाव भारत सरकार के अनुसार $70.69 प्रति बैरल है। हम तो कह रहे हैं पहले तो ये 70 वाला बेनिफिट तो दो लोगों को, क्योंकि वो भी दे दोगे तो ₹16.75 प्रति लीटर पेट्रोल और ₹16 प्रति लीटर डीजल के भाव कम हो जाएंगे। और आप कह रहे हो $45 में आया, तो क्या आया क्या? अगर नहीं आया तो वो झूठ बोल रहे थे भैया, उनके यहाँ हम तो कुछ बोल नहीं सकते उनको, या तो वो झूठ बोल रहे थे या ये जो जानकारी है ये झूठी है। तो हम पूछना चाहते हैं कि मोदी जी आप बताइए कि रूस से कितना कच्चा तेल आया, क्या भाव में। तमिलनाडु के कांचीपुरम में चाशुम्बे को पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 17 लोग जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फायर सर्विसेज की कई गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश में लगी थी। काफी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। हादसे की वजूहात का अभी तक पता नहीं चल सका। वारिस पंजाब दे के चीफ अमृतपाल की तलाश में पुलिस का ऑपरेशन लगातार 5वें दिन भी जारी है। जिस बाइक से वो भागा उसे पुलिस ने चाशुम्बे को बरामद कर लिया। बाइक जलंधर से करीब 45 किलोमीटर दूर दारापुर इलाके में लावारिस हालत में मिली। उधर
पुलिस ने दोपहर लगभग 12 बजे अमृतसर के जल्लूपुर खेड़ा गांव में अमृतपाल की मां से करीब 1 घंटा पूछताछ की। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल सका कि पूछताछ किस मामले को लेकर की गई। इस दौरान पुलिस ने अमृतपाल की बीवी किरणदीप कौर से भी कई सवाल जवाब किए। अमृतपाल सिंह की बीवी किरणदीप एक NRI है, वो बब्बर खालसा की एक्टिव मेंबर है। एक सीनियर ब्रिटिश खुफिया अफसर ने एक मीडिया हाउस को बताया कि किरणदीप बब्बर खालसा के लिए फंड जुटाती थी। शराब पॉलिसी घोटाला केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की कस्टडी 14 दिन बढ़ा दी है। अब उन्हें 5 अप्रैल तक कस्टडी में रहना होगा। 5 दिन की ईडी की रिमांड खत्म होने के बाद 4 जुम्मे को राउज एवेन्यू कोर्ट में सिसोदिया को पेश किया गया। इसके अलावा सिसोदिया ने जेल में पढ़ने के लिए किताबों के लिए एप्लीकेशन दी है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के साबिक वजीर सत्येंद्र जैन की जमानत पिटीशन पर दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला महफूज रखा है। इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। ईडी ने जैन की जमानत की मुखालिफत करते हुए कोर्ट में कहा था कि उन्हें जमानत दी गई तो गवाहों की जान को खतरा हो सकता है। जैन के जेल में भी ओहदेदारों के साथ वो मीटिंग करते हैं, मसाज कराते हैं और घर का खाना खाने के वीडियोस भी सामने आए हैं। ये काफी असरदार शख्सियत है। 200 करोड़ की ठगी के केस में दिल्ली की मंडोली जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने 4 जुम्मे को जेल के डायरेक्टर जनरल को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उसने कैदियों और उनके अफराद खानदान के वेलफेयर के लिए 5 करोड़ 11 लाख रुपए का डिमांड ड्राफ्ट देने का परमिशन मांगा। सुकेश जिन कैदियों की भलाई के लिए पैसा देना चाहता है, उनमें वो कैदी भी शामिल हैं जो अपनी जमानत बॉन्ड का पेमेंट नहीं कर पाने की वजह से कई साल से जेल में बंद है। तमिलनाडु के तूतीकोरिन के सरकारी स्कूल में पेरेंट्स ने एक टीचर को पीट दिया। उनका इल्जाम था कि टीचर ने उनकी 7 साल की बच्ची को पीटा था, जबकि टीचर ने इससे इनकार कर दिया। पुलिस ने कहा कि बच्ची ने पीटे जाने की बात झूठ कही थी। वहीं इस कपल और बच्ची के दादा को गिरफ्तार कर लिया गया। इस वाकये का एक वीडियो सामने आया जिसमें बच्ची के माँ बाप क्लास में गए और टीचर से बहस करने लगे। बच्चे की माँ सिल्वी टीचर से कह रही है कि बच्चे को पीटना गैर कानूनी है, तुम्हें यह अख्तियार किसने दिया। उसके बाद इन पेरेंट्स ने उस टीचर को पीट दिया। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी दुनिया के सबसे अमीर कारोबारियों की लिस्ट में दूसरे नंबर से फिसलकर 23वें नंबर पर आ गए। 4 जुम्मे को M3M हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2023 जारी की गई, जिसमें ये जानकारी सामने आई। नेटवर्थ में साल दर साल 35% की गिरावट के साथ अडानी की टोटल नेटवर्थ $53 बिलियन है। हुरन के मुताबिक इस रिपोर्ट के मुताबिक 28 बिलियन हर हफ्ते 3000 करोड़ रुपए का नुकसान उन्हें हुआ। वहीं ग्लोबल रिच लिस्ट के मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी $82 बिलियन के साथ दुनिया के टॉप 10 बिलियनर्स की लिस्ट में अकेले हिंदुस्तानी हैं। अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी को अपने होम टाउन अर्जेंटीना के रोसारिया जाना महंगा पड़ा। दरअसल मेसी पीर की रात को अपनी फैमिली के साथ डिनर करने गए थे, लेकिन मेसी के शहर में होने की खबर फैल गई। देखते ही देखते लोगों का हुजूम मेसी को देखने के लिए पहुंच गया। मेसी अपना डिनर भी पूरा नहीं कर पाया और उन्हें अर्जेंटीना की सिक्योरिटी फोर्स ने निकाला। मेसी एक रेस्टोरेंट गए थे। ये दुनिया के 50 बेस्ट रेस्टोरेंट की लिस्ट में 13वें मुकाम पर है। अर्जेंटीना टीम में नाम आने के बाद इंटरनेशनल ब्रेक की वजह से मेसी अपने मुल्क लौटे हैं। मेसी पनामा और कुराको के खिलाफ फ्रेंडली मैच खेलेंगे। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।